कौन ज़्यादा शक्तिशाली, सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा कि न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जैसे प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को बेहद शक्तिशाली बना देते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट की वह शक्ति है जिसके तहत वह सरकार के ऐसे किसी भी कानून को रद्द कर सकता है जिसे न्यायालय संविधान के विरुद्ध समझे। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत ने सुप्रीम कोर्ट को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है, क्योंकि कोई भी सरकार संविधान में संशोधन के द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकती है। संविधान का कौन सा प्रावधान उसका आधारभूत ढांचा होगा, इसका निर्धारण भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत सरकार की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को कम करता है। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था और अब इसे केवल सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकता है। इसलिए अब यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनको पद से हटाने की प्रक्रिया में सरकार का कितना योगदान होता है। पहले समझते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, उसके बाद समझेंगे कि किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है और क्या सरकार किसी भी न्यायाधीश को पद से हटा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। यहाँ राष्ट्रपति शब्द से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का वास्तविक अर्थ पीएम और उनकी मंत्रिपरिषद से है। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति पीएम और मंत्रिपरिषद द्वारा की जाएगी और उसमें सीजेआई से परामर्श भी करना होगा। यहाँ पर परामर्श शब्द से भ्रम पैदा हुआ कि परामर्श का अर्थ सहमति है या केवल सीजेआई की नॉर्मल राय लेनी है। एसपी गुप्ता केस 1982, जिसे फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं, इस केस में इस बात पर विचार किया गया कि क्या परामर्श का अर्थ सहमति है। न्यायालय ने कहा कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सिर्फ परामर्श करना है। उनकी सलाह को मंत्रिपरिषद माने या ना माने, यह मंत्रिपरिषद और पीएम की इच्छा पर निर्भर करता है। 1993 में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 1993 नाम से एक केस पहुंचा, जिसे सेकंड जजेस केस भी कहते हैं। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही बदल दी। न्यायालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी कि पीएम और मंत्रिपरिषद के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श पर की जाएगी। सीजेआई और दोनों वरिष्ठतम जजों के इस समूह को ही कॉलेजियम कहा जाता है। यानी वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली का जन्म 1993 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ। 1993 के बाद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति स्वयं न्यायाधीशों के द्वारा ही होने लगी और इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं बचाता। कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने के लिए 1998 में थर्ड जजेस केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली को सही ठहराया, लेकिन कॉलेजियम की रचना में कुछ सुधार भी किए। यह निर्धारित किया गया कि जजों की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम जजों वाले कॉलेजियम के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति के लिए कॉलेजियम की सलाह मानना अनिवार्य होगा। 5 सदस्यों वाला यह कॉलेजियम बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। इसमें सीजेआई की सहमति अनिवार्य है, यानी अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति पर 4 जज सहमत हैं लेकिन सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश असहमत हैं, तो उस न्यायाधीश का नाम नियुक्ति के लिए नहीं भेजा जा सकेगा। यानी मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बेहद शक्तिशाली हो जाते हैं। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि क्या कॉलेजियम प्रणाली सही है या न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार की इच्छा से ही होनी चाहिए। साल 2015 में सरकार द्वारा संविधान में 99वां संशोधन करके कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का प्रयास किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 में यह लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित किया जाएगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। 5 सदस्यों में से 2 सदस्य सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज, 1 भारत के विधि मंत्री, 2 सदस्य कोई प्रख्यात व्यक्ति होंगे। इन 2 प्रख्यात व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए एक समिति गठित की जानी थी। 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 2015 पहुंचा, जिसे 4th जजेस केस कहा जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को ही रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक नियुक्ति आयोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, इसलिए यह संविधान के विरुद्ध है। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को ही न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए जो संविधान और कानून का विशेषज्ञ है। कोई व्यक्ति संविधान व कानून का विशेषज्ञ है या नहीं, इसका फैसला जज ही सही ढंग से कर सकते हैं। इस प्रकार वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली ही बरकरार है,
यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं न्यायाधीशों के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों में से ही राष्ट्रपति को नियुक्ति करनी होती है। सरकार कॉलेजियम की सलाह को वापस नहीं लौटा सकती, लेकिन हाँ, उसमें विलंब अवश्य कर सकती है। ऐसा देखा भी गया है कि सरकार कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों पर अंतिम फैसला लेने में अनावश्यक समय लगा देती। अब तक हम समझ गए हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के हस्तक्षेप से लगभग स्वतंत्र है। अब देखते हैं न्यायाधीशों को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 124 में तथा संसद द्वारा पारित किए गए जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल 2 आधार पर ही हटाया जा सकता है। पहला एमिस बिहेवियर, दूसरा इनकैपेसिटी, यानी अगर किसी न्यायाधीश को कदाचार का दोषी पाया जाता है या फिर वह कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उनको पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाता है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है। इसके लिए शर्त यह है कि यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है तो उस पर लोकसभा के 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। यदि राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होंगे। इसके अलावा जिस जज के विरुद्ध यह प्रस्ताव लाया गया है उसको 14 दिन पहले का नोटिस देना होगा। मान लो किसी जज को हटाने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष एक जांच कमेटी का गठन करेंगे। इस कमेटी में एक अध्यक्ष जो कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए और 2 सदस्यों में एक हाईकोर्ट का जज और एक पारंगत विधिवेत्ता। यह समिति उस न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच करेगी। अगर इस समिति ने न्यायाधीश को निर्दोष करार दे दिया तो यह प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा और जज को नहीं हटाया जा सकेगा। अगर समिति ने जज को दोषी माना तो फिर इस प्रस्ताव पर सदन में मतदान होगा, जिसे विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। लोकसभा में पारित होने के बाद यह प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस जज को पद से हटा देंगे। यानी हमने देखा कि न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है कि कोई सरकार इसका दुरुपयोग कर सके। हमारे देश में अभी तक एक भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। एक बार वी रामास्वामी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन यह पारित नहीं हुआ था। सौमित्र सेन कोलकाता हाईकोर्ट के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव पारित होने से पहले खुद ही त्यागपत्र दे दिया। 2018 में CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन यह राज्यसभा में अस्वीकार हो गया।